हेलो स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपनी चर्चा करेंगे शेष बचा हुआ दूसरा पार्ट है जो मेज का मक्का कहाँ तक हो चुका है। लगभग अपना मक्का कार्बोहाइड्रेट्स या मूल्य मैंने बता दिया। उसके बाद बीज दर तक बात करनी थी। आज बात करेंगे अपने इसकी उन्नतशील प्रजाति की। मक्का के अंदर आज बात की जाएगी मेज के अंदर बात की जाएगी आज उन्नतशील प्रजाति की। यानी कौन कौन सी उन्नतशील, किसमें भी कह सकते हो आप इसे, या इसे प्रजाति भी कह सकते हो। तो इसके अंदर क्या रहता है कि +2 के लिए भी है और कंपटीशन के लिए भी सारी की सारी प्रजाति आपको मैं बता दूंगा। इसके अंदर कौन कौन सी प्रजाति है। इसके अंदर रहता है कि साथ के साथ 2 प्रकार की प्रजाति रहेगी। इसमें प्रारंभ के अंदर पहला कौन सा रहता है, संकर मक्का। यानी संकर मक्का की कौन कौन सी प्रजाति है, संकर मक्का की प्रजाति। तो इसकी कौन कौन सी प्रजाति रहती है, तो इसकी संकर मक्का की प्रजाति रहती है। पहली प्रजाति इसके अंदर मानी जाती है ढक्कन 103। दूसरी इसके अंदर प्रजाति रहती है ढक्कन 103 के बाद रहता है गंगा सफेद 2, गंगा सफेद 2, गंगा 5। तीसरी प्रजाति रहती है गंगा 5। चौथी प्रजाति रहती है गंगा 101। उसके बाद प्रजाति रहती है पूषा शंकर 2। ये भी संकर मक्का की प्रजाति है। पूषा शंकर 2 के बाद रहता है रणजी। उसके बाद रहती है नेक्स्ट प्रजाति रहती है हाई स्टार्च। कौन सी आती है, हाई स्टार्च। हाई स्टार्च के बाद BL 54। BL 54 के बाद प्रजाति आती है संगम। संगम के बाद आती है हिम 123। और उसके बाद प्रजाति कौन सी आती है हिम 123 के बाद, बायो 9737। और उसके बाद रहती है बायो 9681। उसके बाद प्रजाति नेक्स्ट प्रजाति रहती है इसके अंदर गंगा 11। गंगा 11 के बाद आती है माही धवल। ये रहती है संकर प्रजाति। संकर मक्का की प्रजाति है ढक्कन 103, गंगा सफेद 2, गंगा 5। गंगा 5 के बाद गंगा 101, पूषा शंकर 2, रंजीत हाई स्टार्च, BL 54, संगम हिम 123, बायो 9637, बायो 9681, गंगा 11 और माही धवल। और इसलिए प्रजाति लगभग 80 से 90 दिन के अंदर, यानी 80 से 90 डेज के अंदर पक जाती है। उसके बाद 2 नंबर पे आता है संकर मक्का के बाद 2 नंबर पे अपने बात करेंगे संकुल मक्का की। संकुल मक्का की प्रजाति, यानी संकुल मक्का की प्रजाति कौन कौन सी है, तो संकुल मक्का की प्रजाति रहती है। इसके अंदर बात करेंगे संकुल। मैंने एक सीड रेट भी बताया जो कंपटीशन जेट में बहुत बार पूछा जाता है कि इन दोनों में सीड रेट में क्या डिफरेंस है। और आधारीय व प्रमाणित दूरी भी मैंने पिछली वीडियो के अंदर आपको बताया था। इसके अंदर रहता है कि अंबर, किसान विजय, विक्रम के बाद आता है जवाहर के बाद सोना के बाद अगेती 76। उसके बाद रहता है प्रताप के बाद आती है तरुण के बाद
नेक्स्ट प्रजाति है नवजोत। नवजोत के बाद आते हैं नवीन। नवीन के बाद आती है बसी सिलेक्टेड। बसी सिलेक्टेड। बसी सिलेक्टेड के बाद नेक्स्ट प्रजाति रहती है माही कंचन। माही कंचन। माही कंचन के बाद नेक्स्ट प्रजाति अपनी रहती है अरावली मक्का। अरावली मक्का नेक्स्ट प्रजाति रहती है अपनी अरावली मक्का। ये प्रजाति थी संकुल मक्का की। इसके अंदर मैं आपको बता देता हूं कि इसके अलावा कंपोजिट की भी आती है कुछ ऐसी प्रजाति जो कंपटीशन में है और +2 वाले भी साथ के साथ नोट्स बनाते रहे। उसके बाद संकुल प्रजाति के बाद अपने बात करेंगे नेक्स्ट के अंदर कि जो प्रजाति मैंने माही धवल नोट का लिख सकते हो आप, माही धवल और माही कंचन। माही धवल और माही कंचन ये दोनों प्रजाति, माही धवल और माही कंचन ये दोनों प्रजाति आरएस के अंदर प्री के अंदर पूछा गया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहती है। ये दोनों प्रजाति प्री के अंदर माही धवल और माही कंचन किस क्रॉप की प्रजाति या किससे संबंधित है। उसके बाद जो आते हैं मक्का के अंदर बसी सिलेक्टेड। बसी सिलेक्टेड। बसी सिलेक्टेड जो प्रजाति है वो प्रजाति राजस्थान की जलवायु के अकॉर्डिंग रहती है, यानी राजस्थान की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। उसके बाद एक और बता देता हूं जो संकुल मक्का है। संकुल मक्का इसकी एक प्रजाति है लक्ष्मी। लक्ष्मी प्रजाति है जो 1980 के अंदर कहां से विकसित की गई है, ये बिहार से विकसित की गई है। कहां से विकसित की गई है? बिहार। पिछले वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन बताया आपको कि मक्का की प्रोटीन को क्या कहा जाता है, तो मक्का की प्रोटीन को क्या कहा जाता है? जीन। तो इसके अंदर मैंने जीन बताया, तो जीन कितने प्रकार की पाई जाती है, तो इसमें 2 प्रकार के जीन पाए जाते हैं। कौन कौन से जीन है मक्का के अंदर, तो मैं यहाँ ऐड कर देता हूं। मक्का के अंदर जीन कौन से हैं? मक्का के अंदर जीन कौन कौन से जीन है, तो 2 प्रकार के जीन पाए जाते हैं। कौन कौन से जीन? पहला इसके अंदर रहता है ओपेक 2 व फ्लोरिक, यानी पहला रहता है ओपेक 2 व दूसरा है फ्लोरिक, ओपेक 2 व फ्लोरिक। इसकी भी प्रजाति निर्धारित की गई है। तो इन दोनों जीनों की प्रजाति कौन कौन सी है? रत्ना, शक्ति और प्रोटीना, 3 प्रजाति है। प्रोटीना कौन कौन सी? मक्का की जीन है ओपेक 2 फ्लोरिटू, इसकी प्रजाति रत्ना, शक्ति और प्रोटीना। इसके अंदर मैंने एक और भी बताया कि लाइसिन व ट्रिप्टोफैन व लाइसिन अमीनो अम्ल मक्का में पाया जाता है। तो ये 3 प्रजाति है जिसमें कि पर्याप्त मात्रा के अंदर, पर्याप्त मात्रा में ट्रिप्टोफैन व लाइसिन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है इन तीनों प्रजाति के अंदर। अब अपने बात करेंगे इसके अंदर प्रजाति हो चुकी है इसकी, तो इसके अंदर जो तकनीक खोजी गई थी 2, कौन कौन सी तकनीक है जो अब अपने 2 तकनीक बताई गई है। कौन कौन सी तकनीक किस वैज्ञानिक के द्वारा परिभाषित या किस वैज्ञानिक के द्वारा बताई गई तकनीक कौन सी है? तो इसके अंदर पहली तकनीक रहती है सिंगल क्रॉस की। सिंगल क्रॉस किस वैज्ञानिक के द्वारा विकसित किया गया और कब किया गया?
तो इसके अंदर सिंगल क्रॉस रहता है जो 1910 के अंदर ये वैज्ञानिक कौन थे एम ईस्ट वेसल नामक वैज्ञानिक, एम ईस्ट वेसल नामक वैज्ञानिक ने परिभाषित किया था। दूसरा इसके अंदर तकनीक कौन सी रहती है, डबल क्रॉस। दूसरी तकनीक कौन सी है, डबल क्रॉस रहती है। डबल क्रॉस किस कब विकसित किया गया, डबल क्रॉस 1920 के अंदर विकसित किया गया। 1920 में कौन सा वैज्ञानिक था जिसने विकसित किया था, तो इसके अंदर 2 नंबर वैज्ञानिक आता है, डीएफ जोन्स नामक वैज्ञानिक था। डीएफ जोन्स नामक वैज्ञानिक ने इसको परिभाषित किया था। तो इसके अंदर क्या है कि जो भारत के अंदर मक्का के अंदर कौन सी तकनीक सर्वाधिक प्रचलित रहती है, तो मक्का के अंदर सर्वाधिक प्रचलित रहती है वो डबल क्रॉस, यानी भारत में सर्वाधिक प्रचलित रहती है, सर्वाधिक प्रचलित। और उसके बाद 1957 में आईसीआर के अंतर्गत एक प्रोजेक्ट चालू किया गया था। वो प्रोजेक्ट कौन सा था वो भी आप यहां लिख सकते हो नोट लगा के कि 1957 के अंदर मक्का में 1957 के अंदर आईसीआर के अंतर्गत, किसके अंतर्गत, आईसीआर के अंतर्गत एक प्रोजेक्ट जिसका नाम क्या है, उस प्रोजेक्ट का नाम है ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड मैच इंप्रूव्ड, कोऑर्डिनेटेड मैच इंप्रूव्ड 1957 में आईसीआर के अंतर्गत। इसके अंतर्गत जो प्रजाति निकली थी वो प्रजाति कब विकसित की गई थी, वो प्रजाति विकसित की गई थी 1961 के अंदर। कौन कौन सी प्रजाति थी, गंगा एक के बाद गंगा 101, गंगा 101, उसके बाद रहती है ढक्कन, ये प्रजाति थी 1961 के अंदर। गंगा 101 और ढक्कन, ये 3 प्रजाति विकसित की गई थी। कब की गई, 1961 में। लेकिन ये प्रोग्राम कब चालू किया गया, 1957 के अंदर। किसके अंतर्गत आता है, आईसीआर के अंतर्गत आता है। तो अब रहता है अपना कि नेक्स्ट टॉपिक रहता है प्रजाति, सारी लिखवा दी है आपको। प्रजाति के बाद आता है इसमें बुआई का समय। मक्का के अंदर बुआई का समय क्या रहता है, क्योंकि सीटेड हो चुकी है बुआई का समय। मक्का के अंदर बुआई का समय क्या रहता है, तो मक्का के अंदर बुआई 3 ऋतु के अंदर की जाती है। कौन कौन सी ऋतु है, खरीफ है, रबी है, जायद के अंदर। तो इसके अंदर आपको लिखना, खरीफ के अंदर बुआई कब की जाती है, तो खरीफ हो गया पहली बुआई, दूसरी रहती है रबी, रबी के बाद तीसरी बुआई रहती है जायद की। तो यानी इन तीनों के अंदर बुआई कब की जाती है, तो खरीफ के अंदर बुआई की जाती है जून जुलाई के अंदर, जून जुलाई। और रबी के अंदर बुआई कब की जाती है, रबी के अंदर बुआई की जाएगी अक्टूबर नवंबर के अंदर। अक्टूबर नवंबर के अंदर बुआई किसकी ऋतु की जाती है, रबी की। उसके बाद तीसरी आती है जायद, जायद के अंदर कब की जाती है, फरवरी मार्च, फरवरी मार्च के अंदर बुआई की जाएगी जायद ऋतु में। और उसके बाद अगर इनका R/P पूछा जाए कि मक्का का R/P क्या रहता है, R/P रहता है इसका 45 से 60 इंटू 20 से 25 सेंटीमीटर। अगर मक्का की गहराई पूछी जाए कि गहराई कितनी रहती है, तो मक्का की गहराई रहती है 5 से 6 सेंटीमीटर गहराई उपयुक्त मानी जाती है। अब बुआई का समय हो चुका है। बुआई के बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक रहता है इसके अंदर खाद व उर्वरक। मक्का के अंदर खाद व उर्वरक, खाद व उर्वरक।
यानी कितनी मात्रा के अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस व पोटास की मात्रा उपयुक्त मानी जाती है। अब रहता है खाद व उर्वरक। तो मक्का के अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, और इसके अंदर FYMB यानी गोबर की खाद की मात्रा कितनी दी जाती है अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए। तो अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए मक्का के अंदर 15 से 20 टन प्रति हेक्टेयर FYM का उपयोग किया जाता है। तो इसके अंदर नाइट्रोजन और फास्फोरस, पोटास की मात्रा कितनी रहती है? नाइट्रोजन रहता है 80 से 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अगर फास्फोरस की मात्रा पूछी जाए तो फास्फोरस की मात्रा कितनी रहती है? 50 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। और पोटास की मात्रा कितनी रहती है? तो पोटास की मात्रा रहती है 20 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। पोटास की मात्रा सबसे उपयुक्त मानी जाती है। और इसके अंदर आप 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। जिंक सल्फेट का प्रयोग 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उपयोग किया जाएगा। यानी जिंक की कमी है तो उसकी भी पूर्ति की जा सकती है। खाद व उर्वरक के बाद नेक्स्ट रहता है अपना सिंचाई, यानी कितनी मात्रा में सिंचाई चाहिए मक्का को। वैसे मक्का की फसल हमेशा वर्षा ऋतु में ली जाती है, लेकिन कई बार वर्षा नहीं होती है तो उसमें सिंचाई की भी, जल निकास की उचित व्यवस्था होनी जरूरी होती है। तो सिंचाई के अंदर पहले अपने लिख लेते हैं कि इसकी जलमांग कितनी है। तो मक्का के अंदर जलमांग मक्का की कितनी रहती है? मक्का की जलमांग लगभग 500 से 800 mm मात्रा उपयुक्त मानी जाती है। जलमांग इतनी ही रहती है। उसके बाद इसकी क्रांतिक अवस्था कब आती है? तो क्रांतिक अवस्था के अंदर कौन कौन सी क्रांतिक अवस्था है मक्का की? तो मक्का के अंदर क्रांतिक अवस्था रहती है, पहली आती है टेसलिंग के समय, दूसरी आती है सिल्किंग के समय, और टेसलिंग और सिल्किंग क्या होता है यहाँ जरूरी रहती है सिंचाई की। टेसलिंग किसे कहते हैं? पिछली क्लास में मैंने बताया कि नर पुष्प पाने की क्रिया, मक्का में नर पुष्प पाने की क्रिया क्या कहलाती है? टेसलिंग कहलाती है। और मादा पुष्प पाने की क्रिया क्या कहलाती है? सिल्किंग कहलाती है। तो ये रहती है इसकी सिंचाई की अवस्था। सिंचाई के बाद नेक्स्ट रहता है अपना अंतरा कृषि, यानी इंटरक्रॉपिंग। अंतरा कृषि या इंटरक्रॉपिंग, आगे भी बाद में। अंतरा कृषि के अंदर क्या आता है कि निराई गुड़ाई। प्रथम निराई गुड़ाई कब की जाएगी? प्रथम निराई गुड़ाई की जाती है 20 से 25 दिन बाद। सेकंड निराई गुड़ाई कब की जाती है? सेकंड निराई गुड़ाई की जाती है 35 से 45 दिन बाद की जाएगी निराई गुड़ाई। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।